25 जून 1975 ये पहली बार नहीं था कि हमारे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई हो। 1962 इंडो चाइना वॉर, 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर के वक्त भी इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। लेकिन इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में जो इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी उसको इंडिया का आज तक का सबसे डार्केस्ट टाइम माना जाता है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। नमस्कार, मैं हूं शुभम पटेल। आज की वीडियो में हम जानेंगे इमरजेंसी के बारे में, इमरजेंसी कितने टाइप्स की होती है और किन ग्राउंड्स पर इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन किया जाता है। तो आइए अब समझते हैं इमरजेंसी के टाइप्स। इमरजेंसी 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1 नेशनल इमरजेंसी, नंबर 2 स्टेट इमरजेंसी, नंबर 3 फाइनेंशियल इमरजेंसी। इमरजेंसी को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक एक्सप्लेन किया गया है और ये सारी चीजें जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। तो आइए अब बात करते हैं उन ग्राउंड्स के बारे में जिसकी बेसिस पे इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। नंबर 1 वॉर। वॉर वो सिचुएशन होती है जब दो कंट्रीज ओपनली डिक्लेरेशन साइन करती हैं कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट में आर्म फोर्सेस का यूज करेंगी। नंबर 2 एक्सटर्नल एग्रेशन। ये कंडीशन तब होती है जैसा कि हम देखते हैं पाकिस्तान कभी भी सीज फायर का वॉयलेशन कर देता है, यानी कि उसके बाद इंडिया जो होता है वो उसका जवाब देता है, लेकिन दोनों जो कंट्रीज हैं वो ओपनली ये डिक्लेरेशन साइन नहीं करती हैं कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट में आर्म फोर्सेस का यूज करेंगी। तीसरा ग्राउंड है आर्म रेबेलियन। इस वर्ड को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट 44 में इंसर्ट किया गया था। इसके पहले इसको इंटरनल डिस्टर्बेंस कहा जाता था। जो पहला और दूसरा ग्राउंड है उसको एक्सटर्नल इमरजेंसी यानी वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन को, और तीसरा यानी आर्म रेबेलियन को इंटरनल इमरजेंसी भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी डिक्लेयर करवाई उसके पीछे कई सुप्रीम कोर्ट केसेस, प्रोटेस्ट, इंदिरा गांधी का गिल्टी पाया जाना हाई कोर्ट केसेस में बताया जाता है। तो आइए बात करते हैं इन्हीं सीरीज ऑफ इवेंट्स के बारे में कि कौन सी वो घटनाएं थी जिनकी वजह से इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 हमें ये पावर देता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, और इंदिरा गांधी ने इसी चीज का सबसे ज्यादा मिसयूज किया। तो आइए बात करते हैं उन सीरीज ऑफ इवेंट्स के बारे में जिसकी वजह से इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की। सबसे पहला रीजन है 1969 में इंदिरा गांधी ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था जिसमें 14 बैंकों को नेशनलाइज करने की बात कही थी। तो इसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जिनके शेयर्स होते हैं उन बैंकों में, वो लोग इस बात का काफी बुरा मानते हैं, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है जिसके जो शेयर होल्डर थे वो सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट में चले जाते हैं जिसमें उनको विक्ट्री मिलती है, और सुप्रीम कोर्ट बाद में इंदिरा गांधी के इस ऑर्डिनेंस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है कि कौन ज्यादा पावरफुल है, लेजिस्लेशन या जुडिशरी। ये हमेशा देखने को मिलता है कि ये दोनों एक दूसरे के पावर को सप्रेस करने के लिए कुछ भी ट्राई करते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंदिरा गांधी ने इस डिसीजन के बाद बैंकों को नेशनलाइज करने वाला जो नल एंड वॉइड डिसीजन डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, इस डिसीजन के अगेंस्ट में एक ऐसा अमेंडमेंट लाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाती है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन रिवर्स हो जाता है। तो आइए बात करते हैं दूसरे रीजन के बारे में जिसको प्रिवी पर्स नाम दिया जाता है। जिन लोगों को नहीं पता प्रिवी पर्स क्या है उनको मैं बता दूं कि प्रिवी पर्स एक ऐसा अमाउंट ऑफ मनी है जो कि इंडिया की प्रिंसली फैमिलीज को इंडियन गवर्नमेंट देती थी, लेकिन इंदिरा गांधी इसके बिल्कुल खिलाफ थी। तो इनको अबॉलिश करने के लिए, प्रिवी पर्स को अबॉलिश करने के लिए इंदिरा गांधी एक बिल पास करती हैं जो कि राज्यसभा से 2/3 मेजॉरिटी वोट गेन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये एक्ट नहीं बन पाता है और इंदिरा गांधी को इसमें कोई भी सक्सेस नहीं मिलती है। लेकिन इसके बाद इंदिरा गांधी एक ऑर्डर पास करती है जिसमें ये कहा जाता है कि आज से इंडिया में प्रिंसली फैमिलीज को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। अब जब फैमिलीज को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाएगा तो प्रिवी पर्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है। तो इंदिरा गांधी 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971 को लेकर आती हैं जिसमें यह कहा जाता है कि प्रिवी पर्स को टोटली टर्मिनेट किया जाता है।
जिसके अगेंस्ट में कई रॉयल फैमिलीज प्रोटेस्ट करने लग जाती हैं। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के फादर मंसूर अली खान पटौदी, जो कि नवाब ऑफ पटौदी थे, वो गुड़गांव से इलेक्शन में खड़े होकर इस चीज को प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उनको 5% से भी कम वोट मिलते हैं और हार जाते हैं वो। अगर हम बात करें करंट पॉलिटिशियन ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनकी भी फैमिली ने इस चीज का काफी विरोध किया था और प्रिवी पर्स को अबॉलिश ना करने की बात की थी। 1971 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट फिर से पावर में आती है और इसी दौरान इंडो पाकिस्तान वॉर हो जाता है, जिसका इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इन्फ्लेशन बढ़ता है, एसेंशियल कमोडिटीज की जो रेट्स हैं वो काफी बढ़ जाते हैं और कई सारी ऐसी बुरी चीजें देखने को मिलती हैं। और इसी दौरान इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट काफी पावरफुल हो जाती है और करप्शन देखने को मिलने लगता है। गुजरात के सीएम चिमन भाई पटेल पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे होते हैं, जिसकी वजह से वहां पर प्रोटेस्ट होना चालू हो जाते हैं और प्रोटेस्ट इतने बड़े लेवल पर होते हैं ताकि इंदिरा गांधी को इसमें गुजरात की जो गवर्नमेंट होती है उसको डिसॉल्व करना पड़ जाता है। इसके बाद बिहार में स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, बसें जलाई जाती हैं, पुलिस के अगेंस्ट हिंसा होने लगती है और इस प्रोटेस्ट को लीड करते हैं जेपी नारायण। उन दिनों आप जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चल रहा था और उन्हीं दिनों इंदिरा गांधी जी के खिलाफ जो प्रधानमंत्री थी, एक बहुत बड़ा इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था, तो उनको लगता था कि उनकी सत्ता उनके हाथ से निकल जाएगी। ऐसे के अंदर उन्होंने राष्ट्रपति पर दबाव डालकर और लोकतंत्र को ख़त्म कर, प्रेस पे सेंसरशिप लगाकर और देश के अंदर एक भय का वातावरण उत्पन्न कर इमरजेंसी को लगा दिया। कई अदर लीडर जैसे जॉर्ज फर्नांडिस उस वक्त 3 दिन की रेलवे स्ट्राइक करते हैं, जिसमें 17 लाख लोग प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और ये उस वक्त का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट बन जाता है। पूरा राशन पूरा काम नहीं तो होगा चक्का जाम, जनता का दिल बोल रहा है, इंदिरा का सिंहासन डोल रहा है। कुछ इस तरह के नारों के साथ इंदिरा गांधी के अगेंस्ट पूरे देश में प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब आइए बात करते हैं उस मेन रीजन के बारे में जिसकी वजह से इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कराया। मार्च 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट एक डिसीजन देती है जिसमें इंदिरा गांधी को गिल्टी माना जाता है और वो ये कहती है कि इंदिरा गांधी की लोकसभा सीट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाता है। साथ ही साथ इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए इलेक्शन में खड़े होने और वोट करने के लिए बैन कर दिया जाता है। लेकिन हाई कोर्ट ये कहता है कि नेक्स्ट हियरिंग तक इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रह सकती हैं और इसी बात का फायदा उठाते हुए इंदिरा गांधी ने कैबिनेट मिनिस्टर से डिस्कस नहीं किया, प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं कि इमरजेंसी का डिक्लेरेशन का जो प्रोसीजर है वो काफी लंबा है। तो इंदिरा गांधी ने अपने कुछ मिनिस्टर्स से बात की और फिर एक नोट प्रेसिडेंट को लिखा और इमरजेंसी डिक्लेयर करा दी। 25 जून 1975 यानी 25 जून 1975 को इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई और दिल्ली में प्रिंटिंग प्रेस जो थे उनकी पावर सप्लाई को कट कर दिया गया ताकि इस न्यूज को पब्लिश ना किया जा सके। और इमरजेंसी डिक्लेरेशन के कुछ घंटों बाद ही कई बड़े नेता जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई और चरण सिंह को अरेस्ट कर लिया गया था। तो आइए बात करते हैं कि इमरजेंसी के नेगेटिव इंपैक्ट्स हमारे देश पर क्या पड़े और वो कौन कौन सी चीजें थी। सबसे नंबर 1 पे हम बात करना चाहेंगे मास स्टरलाइजेशन के बारे में, यानी नसबंदी। यहाँ पर जबरन नसबंदी कराई जा रही थी ताकि हमारे देश की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। जो स्लम्स एरिया थे उनको हटाया जा रहा था। फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ या सिटीजन की हम बात करें, दोनों एक ही चीजें हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया गया था, जैसा कि हमने देखा था प्रिंटिंग प्रेस की पावर सप्लाई को कट कर दिया गया था ताकि इमरजेंसी की जो न्यूज है उसको पब्लिश ना किया जा सके। और ये भी प्री सेंसरशिप कर दी गई थी, यानी कि आप कुछ भी पब्लिश करते हैं तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर हम बात करें डिटेंशन की, तो फोर्सफुल डिटेंशन करवाया जा रहा था, जिसकी वजह से आप अपने अरेस्ट को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते थे। फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरीके से कर्टेल कर दिया गया था। तो ये सारी जानकारी थी नेशनल इमरजेंसी 1975 के बारे में। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।